दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधानवाद के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में और साथ में ये जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है और इसकी वजह से क्या-क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहले बात करते हैं संविधानवाद के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में। विधि का शासन या संविधानवाद क्या है, इसका वास्तविक अर्थ जानने के लिए विधि के शासन या संविधान का एक खास अर्थ जानना जरूरी है। कार्ल जी फ्रेडरिक ने ये माना है कि सभ्य शासन का आधार शक्ति का विभाजन है। संविधानवाद का यही अर्थ है। इधर कार्टर और हर्ज ने इस संबंध में ये बताया कि संविधान शासन सत्ता को परिभाषित और सीमित करता है और यही वजह है कि सर्वाधिकारवादी राज्यों में सच्चे अर्थ में संविधानवाद का अभाव होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक राज्यों में ही संविधानवाद पाया जाता है। और लोकतांत्रिक राज्यों में संविधान पाए जाने की जो वजह है वो ये है क्योंकि वहाँ पर विधि का शासन होता है। मतलब ये कि वहाँ पर सरकार जनहित और जन सहमति के आधार पर काम करती है, जबकि सर्वाधिकारवादी राज्यों में कानून का शासन न होकर व्यक्ति का शासन होता है। सरकार को बनाने, हटाने और नियंत्रित करने का जो अधिकार है वो अंतिम रूप से जनता के पास नहीं होता और इसीलिए संविधानवाद का अभाव रहता है, क्योंकि कानूनों और संवैधानिक व्यवस्था में व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार उलटफेर करता रहता है। देखा जाए तो जनरली वैचारिक आधार पर यह माना जा सकता है कि संविधानवाद संविधान पर आधारित विचारधारा है, जिसका मेन मतलब ये है कि शासन संविधान में लिखित नियमों और विधियों के आधार पर संचालित हो और उस पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित रहे और इसके साथ साथ ही राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, जिसमें मनुष्य या जनता के आधारभूत मान्यताओं, आस्थाओं और मूल्यों के व्यवहार में उपलब्धि संभव हो। अब बात करते हैं संविधानवाद की परिभाषाओं के बारे में। संविधानवाद के अलग अलग विचारकों और दार्शनिकों ने अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की है और लगभग सारी परिभाषाएं एक से सामान्य तत्वों पर आधारित है। तो सबसे पहली परिभाषा देखते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार। संविधानवाद उस निष्ठा का नाम है जो मनुष्य संविधान में निहित शक्ति में रखते हैं, जिससे सरकार व्यवस्थित बनी रहती है। मतलब ये कि वह निष्ठा और आस्था की शक्ति जिसमें सुसंगठित राजनीति सत्ता नियंत्रित रहती है, संविधानवाद है। कार्ल जी फ्रेडरिक के अनुसार व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है। पिनॉक और स्मिथ के अनुसार संविधानवाद केवल प्रक्रिया या तथ्य का नाम ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक सत्ता के सुविस्तृत समूह, दलों व वर्गों पर प्रभावशाली नियंत्रणों, अमूर्त और व्यापक प्रतिनिध्यात्मक मूल्यों, प्रतीकों, अतीतकालीन परंपराओं और भावी महत्वाकांक्षाओं से संबंधित भी है। और केसी वेहर ने लिखा है कि संवैधानिक शासन का अर्थ किसी संविधान के नियमों के अनुसार, इसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन, अर्थात संविधान के नियमों के अनुसार चलने वाला शासन। तो संविधान की वास्तविक सार्थकता और उसके पीछे मौलिक उद्देश्य यही है कि शासन की सीमाएं बांधी जा सके और शासन चलाने वालों के ऊपर कानूनों और नियमों के मानने का बंधन रहे। तो संविधानवाद के बारे में दी गई ये अलग अलग परिभाषाएं कुछ खास तत्वों का उल्लेख करती हैं, जैसे संविधान द्वारा राजनीतिक शक्तियों का विभाजन, संविधान द्वारा राजनीतिक शक्ति का संचालन, राजनीतिक शक्ति का नियंत्रण, ये विधि समस्त शासन की प्रक्रिया है और इसमें कानून या विधियों के अनुसार शासन सर्वसाधारण के हित में होता है। अब बात करते हैं संविधानवाद की विशेषताओं के बारे में। संविधानवाद की कुछ खास विशेषताएं, जैसे पहली है मूल्य संबंध अवधारणा। संविधानवाद का संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से है, क्योंकि ये उन मूल्यों, विश्वासों और राजनीतिक आदर्शों की ओर इशारा करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय हैं। ये वो मूल्य हैं जो समाज को प्रिय हैं और जिनकी रक्षा, प्राप्ति और आवश्यक प्रगति के लिए समाज बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए तत्पर रहता है और इन्हीं मूल्यों से युक्त धारणा संविधानवाद कहलाती है। दूसरी विशेषता है संस्कृति संबंध अवधारणा। दोस्तों, ये तो हमें भी पता है कि हर देश के आदर्श और मूल्य उस देश की संस्कृति की ही उपज होती है और संस्कृति से ही गठबंधित रहते हैं। इस दृष्टि से संविधानवाद की धारणा एक खास जगह और स्थान की संस्कृति से संबंधित होती है। जैसे वर्तमान युग में कई राजनीतिक समाज इतने बड़े हैं कि उनमें संस्कृतियों की विविधता पाई जाती है। ऐसे राष्ट्रों में संविधानवाद इन अलग अलग संस्कृतियों के समन्वय का सूचक होता है और संविधानवाद द्वारा ही उनमें सहयोग और सामंजस्य की व्यवस्था की जाती है। तीसरी विशेषता है गत्यात्मक अवधारणा। संविधानवाद में स्थायित्व के साथ साथ गत्यात्मकता भी पाई जाती है। मतलब संविधानवाद में गतिशील और परिवर्तनशील की अवधारणाएं भी पाई जाती हैं, इसलिए ये प्रगति का साधक बना रहता है। मतलब ये कि ये मानव मूल्यों की प्रगति में सहायक होता है, न कि बाधक। तो देखो, बदलाव के साथ किसी भी राष्ट्र की मूल्य व्यवस्था में भी बदलाव होता है, जिससे सांस्कृतिक विकास होता है और जिसकी वजह से बदलाव की प्रक्रिया में नए मूल्यों की प्राप्ति और स्थापना भी होती है। क्योंकि जिन खास परिस्थितियों में मूल्य व्यवस्था की जो जरूरत होती है वो जरूरी नहीं कि दूसरी परिस्थितियों में भी बनी रहे, लेकिन उसमें बदलाव जरूरी हो जाता है।
संविधानवाद बदलाव को विकास की प्रक्रिया में स्वीकार करता है। चौथी विशेषता है संविधानवाद सहभागी अवधारणा है। संविधानवाद एक ऐसी अवधारणा का प्रतीक है जो अलग संस्कृतियों में व्यवस्थाओं में एक सा ही पाया जाता है, क्योंकि एक राष्ट्र की मूल्य व्यवस्थाओं, आदर्शों और संस्कृतियों का दूसरे राष्ट्र भी सम्मान करते हैं और उनमें आस्था और निष्ठा रखते हैं। अलग अलग राष्ट्रों के मूल्य आदर्शों में साम्यता भी पाई जाती है। जैसे पाश्चात्य संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद एक सी प्रकृति का होता है, इसलिए संविधानवाद में अंतर प्रकार का नहीं मात्रा का होता है। पांचवी विशेषता है संविधानवाद साध्य मूलक अवधारणा है। संविधानवाद साध्य प्रधान विचार है, क्योंकि इसका संबंध उन आदर्शों से है जिन्हें समाज साध्य रूप में स्वीकार करता है और इसीलिए साधनों और साध्यों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। छठी विशेषता है संविधानवाद संविधान जन्य अवधारणा है। किसी भी देश की मूलभूत आस्थाओं, मूल्यों और व्यवस्था का उल्लेख जनरली संविधान में होता है। ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित होता है, क्योंकि संविधान ही राजनीतिक शक्ति का संचालक और नियंत्रक होता है। इसलिए संविधानवाद को संविधान जन्य अवधारणा माना जाता है। अब बात करते हैं संविधानवाद की समस्याओं के बारे में। जहां एक और पाश्चात्य लोकतंत्रों में संविधानवाद की जड़ें गहरी होती जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं में संविधानवाद अभी निर्धारण के स्तर पर ही है। इसलिए संविधान के मार्ग में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो संविधान की कुछ खास समस्याएं जो इस प्रकार है। पहली समस्या है संवैधानिक तरीकों का अराजनीतिक क्षेत्र में विकास। आधुनिक राज्यों को राजनीतिक क्षेत्र से भी ज्यादा आर्थिक क्षेत्र में बने संवैधानिक निकायों, अर्थव्यवस्था के विनियमन की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अलावा इस बारे में राजनीतिक दल, हित समूह, मजदूर संगठनों का महत्व और संगठन इतना जटिल और व्यापक हो गया है कि राज्य के संविधान में उनके विनियमन के लिए प्रावधानों को रखना जरूरी हो गया है, जिससे संविधान में राजनीतिक शक्ति निरंतर प्रभावित होती रहती है। दूसरी समस्या है व्यक्तिक स्वतंत्रता की सुरक्षा में कमी। वर्तमान समय में राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राज्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित बहुत सारे कानून बनाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता संविधानवाद का एक दार्शनिक आधार माना जाता है और इसीलिए राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य और संतुलन बनाए रखना वर्तमान काल के सभी संविधान की एक मूलभूत समस्या है। तीसरी समस्या है नए राज्यों में संविधानवाद की विभिन्न समस्याएं। नए देश अभी क्रांतिकारी सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति में है। ज्यादातर देशों में युद्धों के अंदर रहने और स्वतंत्रता के बाद तीव्र उन्नति की चाह ने संविधान निर्माण संबंधी बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया है। यहाँ पाश्चात्य देशों के बराबर पूरे देश में एक रूप कानूनी परंपरा का अभाव है। इसलिए इन देशों में फैला हुआ मनोवैज्ञानिक कारण भी संविधानवाद के विकास में बाधक है, क्योंकि विकासशील देशों में जनसाधारण में राजनीतिक चेतना पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाई है। चौथी समस्या युद्ध व संकट काल की समस्या। केसी वेहर ने इस संबंध में यह स्पष्ट किया है कि संवैधानिक शासन के विरुद्ध काम करने वाली प्रथम शक्ति युद्ध है, क्योंकि युद्ध के दौरान यह खतरा उत्पन्न होने से ही सरकार संवैधानिक शासन के स्थान पर बहुत सारे अध्यादेश या फिर आज्ञा जारी करती है, जिसकी वजह से जनता की स्वतंत्रताओं को सीमित किया जाता है। इसलिए युद्ध या गहरे संकट जैसे आर्थिक संकट, प्राकृतिक प्रकोप के समय शासन का रूप संवैधानिक नहीं हो पाता और ऐसी स्थिति में संविधानवाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पांचवी समस्या है आर्थिक व सामाजिक पिछड़ापन। संवैधानिक शासन की सफलता के लिए ये बहुत जरूरी है कि जनता की सामाजिक व आर्थिक दशा संतोषजनक हो, क्योंकि बहुत ज्यादा अज्ञानता, सामाजिक पिछड़ापन और गरीबी की स्थिति में शासन को खास शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसकी वजह से स्वतंत्रताओं पर सीमाएं और प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो संविधानवाद के मार्ग में समस्या है। छठी समस्या है शासन की निरंकुशता। संवैधानिक शासन का सीधा अर्थ है सीमित शासन, इसलिए निरंकुशतावाद इसका बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि जिस मात्रा में शासन सत्ता निरंकुशता की ओर बढ़ती है, सेम उसी मात्रा में शासन की संवैधानिकता कम होती जाती है, जिसकी वजह से अधिनायक शाही स्थापित हो जाता है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता में बाधक है। संवैधानिक शासन के लिए प्रजातांत्रिक मूल्यों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शासन की निरंकुशता प्रजातांत्रिक मूल्यों का नाश करती है, जिसकी वजह से संविधानवाद जीवित नहीं रह सकता। सातवीं समस्या है कतिपय स्वार्थी तत्वों के संवैधानिक शासन पर हमले। संवैधानिक शासन के सामने एक बड़ी समस्या ऐसे आक्रमणों से पैदा होती है जो उन व्यक्तियों और समूहों के द्वारा किए जाते हैं जो संवैधानिक मान्यताओं को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। जैसे साम्यवादी संवैधानिक मान्यताओं में विश्वास नहीं करते, वो इनके स्थान पर क्रांतियों और हिंसात्मक साधनों द्वारा साम्यवादी दल की तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह से संविधानवाद के मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां और समस्याएं उत्पन्न हो जाती है।